12 से 2 पॉलिटिकल शो में अब चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक हलचलों की ओर। और खबर मुंबई की एक लोकसभा सीट पर मोबाइल फोन के ईवीएम से लिंक होने का विवाद और गहरा गया है। शिवसेना के उद्धव गुट ने शिंदे गुट की शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर को सांसद की शपथ से रोकने की मांग की है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में रविंद्र वायकर उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर से महज 48 वोट से जीते थे और अब यह मांग की जा रही है कि वो सांसद पद की शपथ ना लें। कमिश्नर यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच अमोल कीर्तिकर को 2 बार विजय घोषित किया। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है, शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद। अब वंदराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। हमारी ये मांग है कि रविंद्र वायकर को जो घोषित किया है विजयी, उसको लोकसभा की सदस्यत्व की शपथ लेने से रोकना चाहिए। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए। यह विवाद तब बढ़ा जब एक मीडिया रिपोर्ट में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने के आरोप से घिर गए। कहा जा रहा है कि उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जेनरेट करने के लिए किया गया। पुलिस ने इस मामले में वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उस खबर को ही खारिज कर दिया। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। तो ये हम आपको अधिकारी की बाइट सुनवा रहे थे, वंदना है, उन्होंने इस खबर को खारिज कर दिया। लेकिन ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार इस विवाद को हवा मिल रही है। लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और कहता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। इस विवाद को हवा मिली टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं, खतरा कम है फिर भी बहुत अधिक है। और इस ट्वीट के बाद, एलन मस्क के ट्वीट के बाद काफी बवाल मचने लगा। उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां और जो नेता हैं वो आकर मुखर होकर फिर बोलने लगे, फिर सवाल खड़े होने। इसके बाद ईवीएम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उसमें कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे और इसको खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? यह बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, ये कहा अखिलेश यादव ने। और अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। लगातार संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि उनको शपथ लेने से रोक दिया जाए रविंद्र वायकर को, लेकिन उनका भी तो पक्ष है। गिनती हुई थी, कितनी पारदर्शिता वहां पर बरती गई थी। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 4 तारीख को, मैं खुद उसी सेंटर पर मौजूद था। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट, जो कि नेस्को ग्राउंड, नेस्को एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में काउंटिंग चल रही थी और मैं खुद वहां पर मौजूद था। इसका परिणाम 8:30 बजे 8:25 पर घोषित हुआ था। वहां पर ईवीएम में हुआ ऐसा था कि ईवीएम की काउंटिंग में अमोल कीर्तिकर 1 वोट से आगे थे,
लेकिन जो सुबह 8 से 8:30 के बीच में पोस्टल बैलेट की वोटिंग हुई थी, जब उसको जोड़ा गया तो उस पोस्टल बैलेट की वोटिंग में रविंद्र वायकर 48 वोट से जीत गए थे। वहां पर चैलेंज भी किया गया था, हम वहां पर मौजूद थे। वहां चैलेंज किया गया था कि जो इनवैलिड वोट हुए हैं, जो कि पोस्टल बैलेट में 111 वोट इनवैलिड हो गए थे, उनको देखा जाए फिर से। उसकी फिर से जांच की गई थी और पाया गया कि नहीं, जो इनवैलिड वोट है वो इनवैलिड ही थे। ऐसे पर उन्हें 48 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। इसमें देखना होगा कि विवाद क्या है। विवाद दो चीज़ का है। एक तो ये कि एक मंगेश पंडलकर नाम के व्यक्ति हैं जो कि रविंद्र वायकर विजेता सांसद के साले हैं। उन्होंने एक अधिकारी का फ़ोन इस्तेमाल किया था फ़ोन करने के लिए। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर किसी का फ़ोन अलाउड नहीं था। हम भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारा फ़ोन बाहर रखाया गया था और बिना फ़ोन के हम अंदर जाकर प्रक्रिया को देख रहे थे। पहली चीज़। दूसरा जो मामला है, एक फ़ोन को लेकर गड़बड़ी का मामला है। दूसरा, एक अखबार ने जिस प्रकार से हेडलाइन को छापा कि फ़ोन से जो OTP में छेड़छाड़ की जाती है या EVM से अटैच होता है, उसको लेकर एक लेख छापा। उसी अखबार ने आज माफ़ीनामा भी छाप लिया है। तो इसको लेकर विवाद हुआ है और अब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। तो अब पार्टियां जिन्होंने पहले से ही EVM के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, अब उन्हें मौका मिला है तो EVM को लेकर वो मुद्दा उठा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी डिवाइस EVM से अटैच नहीं होता है, सीधे संबंधित नहीं होता है। तो अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, लेकिन एक मौका जरूर मिल गया है EVM को लेकर बहस करने का या मुद्दा छेड़ने का। और कई राजनीतिक पार्टियां, विरोधी पार्टियां पहले भी मांग करती रही है कि EVM हटाना चाहिए और फिर से हमें पुराने जो तरीके थे पेपर बैलेट का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है मृत्युंजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो जानकारियां हमने आपके सामने रखी, जो तथ्य हमने आपके सामने रखे, जो वार पलटवार आपके सामने रखे हमने नेताओं के, इससे सवाल ये बनता है कि निपट गया चुनाव तो EVM पर क्यों है तनाव? ये बड़ा सवाल है कि जब चुनाव खत्म ही हो गया, अब जब आ गई हैं सीटें, तो फिर क्यों तनाव बना हुआ है? अभय दुबे सर, कैसे मानेंगे और क्यों? मतलब अब चुनाव हो गए, सीटें तो इनकी भी आई। अब की बार के जो लोकसभा के नतीजे थे, कई राजनीतिक पंडित फेल हो गए। अब जो रिजल्ट्स थे वो अप्रत्याशित थे, जो कुछ लोग बता रहे थे। इसके अलावा जब सीट्स आ रही हैं तब भी क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, तब मैंने इस ओर ध्यान दिया था कि उन चुनावों को जीतने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लगातार ये कहना जारी रखा कि EVM के मसले पर हमारी आपत्तियां हैं, इनको हम वापस नहीं ले रहे हैं। और विपक्ष का ये रवैया सुसंगत तब से चला आ रहा है, निरंतरता है कि वो जहां चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने पर वो EVM की आलोचना उन्होंने बंद कर दी हो। जो EVM से संबंधित पूरी प्रणाली है चुनाव करने की, उस पर उनकी आपत्तियां हैं और वो लगातार अपनी आपत्तियां चुनाव जीते या हारें, दोनों ही स्थितियों में वो दर्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो चुनाव प्रणाली का EVM वाला हिस्सा है, इसमें विपक्ष चुनाव आयोग के साथ नहीं है और सरकार के साथ नहीं है। अब ये चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई भी पार्टीजन दृष्टिकोण नहीं चल सकता। ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी न किसी तरह विपक्ष को अपने साथ लेकर चले। अच्छा, मैं निजी तौर पर हमेशा EVM हैक होते हैं, उसके आधार पर चुनाव का फैसला होता है, मैं इसके खिलाफ रहा हूं। मैंने कभी EVM वाली बोगी को महत्व नहीं दिया, मैंने कभी इस मामले में अपनी आवाज में आवाज नहीं लाई। एक छोटी सी बात और हम कह दूं, लेकिन एक चीज मेरी भी समझ में आई है, वो ये है कि पहले जब पुर्जियों से, कागज की पुर्जियों से चुनाव होता था, उस वक्त किसी को यह नहीं पता लगता था कि कौन से मतदान केंद्र पर चुनाव का नतीजा क्या रहा। ठीक है, क्योंकि सब पुर्जियां मिला दी जाती थी, फिर अलग अलग गड्डियां बनती थी पार्टियों की, फिर गिनती होती थी। EVM के जरिए ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा बूथ किस पार्टी के पक्ष में रहा। तो कम से कम उस बूथ की, उस इलाके की जो एक शुचिता है कि भाई चुनाव का फैसला नहीं पता चाहिए, ये EVM से पता लग जाता है। वो किस पार्टी के और थोड़ा सा इंक्लाइन है, वो पता चल जाता है, पता लग जाता है। कहा जाता है कि मतलब जो पद्धति है गुप्त मतदान पद्धति से होता है, गुप्त मतदान की पद्धति में यहाँ पर थोड़ा सा नुक्स आ जाता है। हाँ, तो लेकिन इसके साथ साथ अग्निहोत्री सर, सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब की बार जो बयानबाजी हुई, जैसा कि सर बता रहे हैं कि नहीं, अगर वो जीतते भी हैं विपक्ष वाले तब भी कहते हैं, लेकिन अब की बार बयानबाजी थोड़ी कम नहीं हुई? आपको नहीं लगता है कि नहीं उतने सवाल नहीं उठे क्योंकि सीटें इनकी आ गई थी? देखिए, जब नतीजे आए थे तो मैंने इसी चैनल पर कहा था कि मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, उससे EVM की बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष को भी उसका नतीजे उनके हिसाब से सकारात्मक आ रहे थे और सत्ता पक्ष कम हो रहा था। तो इससे लग रहा था कि EVM में गड़बड़ी नहीं हो सकती। और अब जिस तरह से नतीजे आए भी हैं, भाई अगर नरेंद्र मोदी जी बनारस से 1.5 लाख वोट से ही मात्र जीतते हैं, तो अगर EVM में हैकिंग हो सकती तो उनकी लीड को बढ़ाया जा सकता था। बड़े नेता हैं, 4 लाख 5 लाख किया जा सकता बहुत था। बड़े नेता, लेकिन वो 1,52,000 से जीते। इसी तरह अगर EVM में हैकिंग होती तो राहुल गांधी की लीड या तो कम हो जाती या हार जाते।
या स्मृति ईरानी जीत जाती। इसका मतलब जो ईवीएम में इस बार जो चुनाव हुए हैं उनमें मुझे कोई हैकिंग की संभावना या आशंका नजर नहीं आती। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद मैं बाबा भाई जी ने जो कहा, लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं है, काउंटिंग को लेके सवाल हैं। अभी एक जर्नलिस्ट है पूनम गुप्ता, उन्होंने जो है पूनम अग्रवाल, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कई 140 सीटें ऐसी हैं जहां एक और ज़्यादा संख्या है जहां जितने वोट पड़े और जितने गिने गए उसमें फर्क है। तो ये सब सवाल उठते हैं और क्रेडिबल एविडेंस है, तो इनको जो एक मिनट पूरा करो, इनको जो है किसी न किसी तरीके से निराकरण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है और सरकार की भी है, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। त्रेता युग में माता सीता को एक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन ये ईवीएम को हर चुनाव में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही। इसको लेके सवाल ना खत्म हुए हैं ना खत्म होंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जो आज सरकार में है वो अभी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कल सवाल उठा रहे थे, और कल जब ये भी पक्ष में जाएंगे तो यही सवाल उठेगा। सबसे मूल बात ये है कि जब ये एक बार स्पष्ट हो चुका है कि तकनीकी तौर पे इस पे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो बार बार ये प्रश्न क्यों आ रहा? तो मानते क्यों नहीं है? राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली मांग की जो याचिका थी खारिज की थी। 15 मार्च 2024 इस साल की उसकी टिप्पणी है, ईवीएम पर भरोसा उन्होंने बरकरार रखा। ये तो मामला होगा, तो नहीं मानेंगे कैसे? क्यों नहीं मानेंगे? किस संस्था को मानेंगे? देखिए, एक बात है, राकेश जी ने जिस उदाहरण से शुरू की ना बात, मैं उसी उदाहरण को फिर से आपको जिक्र करता हूँ कि सीता की अग्नि परीक्षा कब हुई कि जब एक व्यक्ति ने, राम के राज्य का एक व्यक्ति, केवल एक अदना सा व्यक्ति ने सवाल खड़ा कर दिया, तो अग्नि परीक्षा हो गई। तो यहाँ जब इतने सारे लोग सवाल कर रहे हैं तो इसमें अग्नि परीक्षा में क्या परेशानी है, मुझे बताइए। ईवीएम की जब विपक्षी दल और तमाम लोग, लेकिन इसमें राजनीति को इस पक्ष से समझना चाहिए जो राकेश जी बात कर रहे हैं कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप चुप रहते हैं। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने, जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाए, तो क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने इस पर कोई किया था इसका निराकरण? कोई कदम नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, उसी समय कदम उठाया जाता। और जब आज बात ही नहीं आती, अब आज बीजेपी की सरकार आ गई है तो वो ये कर रहे हैं। और ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि ये नतीजे उनके पक्ष में आए, वो बिल्कुल ठीक है। जो जिस तरह से विनोद जी ने जिक्र किया, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, यदि हैक होने की बात होती तो ये नतीजे नहीं आते। लेकिन यदि आपके मन में शंका है तो इसलिए ये सवाल कि अब चुनाव खत्म हो गए तो ईवीएम पर सवाल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो आप इस बात को, बहस को खत्म कर रहे हैं कि हम ईवीएम पर सवाल नहीं, हमारे नतीजे फेवर में आते तो नहीं होते। ये बड़ा सवाल है, और चुनाव तो हर दिन होते हैं। चुनाव, हाँ, अभी 3 महीने बाद फिर चुनाव होने, आप कहाँ कह रहे हैं खत्म हो गए? कई जगह पे चुनाव होंगे, इसको मैं समझता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, ये राजनीतिक दलों का मसला है। सरकार को इस पर यदि बहस करना ही आसान होता तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष 272 सीटें तो कम से कम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।